IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर 2024 में हम लोग 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के संदर्भ में क्लास नंबर 10 देखेंगे। करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसमें सारी राष्ट्रीय न्यूज को मैंने इसमें मेंशन किया है और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय, दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के जो है करंट अफेयर इसमें शामिल हैं। आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना पीएम आशा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम आशा की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किस बजट में की गई थी? तो याद रखना, ये क्वेश्चन जो बजट में किया गया था, ये 2018-19 के बजट में किया गया था, लेकिन ये 2024 में इंपॉर्टेंस इसका क्यों हो गया है? तो 2024 में इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हो गया है कि जो है 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें जो है पीएम आशा योजना को लागू करने की योजना बना दी गई और ये अनुमति दे दी गई कि इस योजना को जो है 15वें वित्त आयोग की कार्यकाल के दौरान इसे लागू किया जाएगा। 2025 और 26 में 35,000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया जाएगा। और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत इसमें 3 उप योजनाएं भी शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी हैं? याद रखना, इनमें 3 उप जो योजनाएं हैं, पहला आपका मूल समर्थन योजना, ये अलग योजना है। इसके अलावा मूल स्थिरीकरण योजना, मूल घाटा भुगतान योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना। तो याद रखना, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि याद रखना ये किस बजट में पेश किया गया था? तो 2018-19 के बजट पेश किया गया था, लेकिन इस योजना को लागू कब किया गया? 2024 में लागू किया गया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो योजना पुरानी है लेकिन इसको नए तरीके से शुरू किया गया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी जो है 3 के अंतर्गत प्रथम रैंक पर मौजूद शहर कौन से हैं? ठीक है, इनमें कौन से शहर हैं जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो जारी किया गया है, इसमें जो है अलग अलग 3 कैटेगरी बनाई गई है और इन्हीं 3 कैटेगरी के आधार पर शहरों को शामिल किया गया है। जो याद रखना, जो पहली कैटेगरी है उसमें 47 शहर हैं। आप देखो ये लिस्ट में दे सकते हैं, इसमें 47 शहर हैं। दूसरे में जो है 43 शहर हैं और तीसरे में 40 शहर हैं। तो अगर से देखा जाए तो पहली श्रेणी में सबसे पहला शहर है आपका सूरत। दूसरे श्रेणी में सबसे ऊपर रैंक में है, नंबर 1 पर है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का। और तीसरे श्रेणी में पहला जो सबसे ऊपर है वो रायबरेली है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। सबसे पहली श्रेणी में नंबर 1 पर सूरत है, और याद रखना द्वितीय श्रेणी में नंबर 1 पे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का, और तृतीय श्रेणी में रायबरेली है उत्तर प्रदेश का। तीनों शामिल हैं, अलग अलग श्रेणियों में पहली रैंक पर हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वायु प्रदूषण को लेकर के काफी चर्चा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? मतलब क्या है? याद रखना, स्वच्छता ही सेवा का अभियान ये कब से कब चलाया गया है? याद रखना, ये अभियान 17 सितंबर से लेकर के और ये जो है 2 अक्टूबर तक चलाया गया। 2 अक्टूबर तक चलाया गया। और इसके अलावा जो है इसका जो केंद्रीय विषय है ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि केंद्रीय विषय से क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। तो इसका केंद्रीय विषय है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। ठीक है, तो स्वभाव में स्वच्छता को लाना है और संस्कार में स्वच्छता को लाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान आईडी के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं निम्न में से किन राज्यों में शुरू की गई हैं? तो जैसे आधार कार्ड होता है, वैसे किसानों के लिए किसान आईडी कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। तो किसान आईडी कार्ड जो शुरू किया जाएगा, ये भारत के जो है कितने राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, जो इसमें राज्य देखा जाए तो इसमें कुल राज्य हैं 6 राज्य हैं। तो याद रखना, गुजरात भी इसमें शामिल है,
उत्तर प्रदेश भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है और तमिलनाडु भी शामिल है। इसमें चारों राज्य शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। याद रखना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड़ में, हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और तमिलनाडु के विदुरनगर में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू पे शुरू किया गया है। प्रायोगिक रूप से इसको कहते हैं, इसको भी टेस्टिंग की जा रही है। तो किस जिले में शुरू किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसान आईडी कार्ड की शुरुआत की जा रही है, इसको प्रायोगिक रूप से भी शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इसमें सारे राज्य शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है आपका जो है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आपका 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। आपको याद रखेगा कि जो 23वां विधि आयोग है अभी हाल में बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो लिखा है 23वां विधि आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। ये गलत हो जाएगा। विधि आयोग का जो गठन किया गया है ये 5 वर्ष के लिए नहीं किया गया है, ये 3 वर्ष के लिए किया गया है। आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 23वां विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, बिल्कुल सही। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। और गैर संवैधानिक मतलब होता है कि इसका संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर ए हो जाएगा। विधि आयोग का जो नियुक्ति हुई है वो 3 वर्ष के लिए हुई है, 5 वर्ष के लिए नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज बनाया गया है उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। लिखा है आपका इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन को दर्शाया गया है और उसके ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका नया लोगो बनाया गया, ध्वज बनाया गया है, उसमें याद रखना सबसे ऊपर अशोक का स्तंभ है। इसके बाद आपका क्या है, गोलाकार सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है और उसके नीचे संविधान बना है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस ध्वज के जिसमें नीचे भाग में सत्यमेव जयते लिखा है, ये गलत हो जाएगा। वहां सत्यमेव जयते नहीं लिखा है, वहां लिखा है यतो धर्मस्तो जय लिखा है। ये महाभारत से लिया गया है, ये श्लोक महाभारत का है। ठीक है, तो याद रखना वहां पर ये लिखा है, सत्यमेव जयते नहीं लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है केवल एक होगा, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो आया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये नीले कलर का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनपीएस। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एनपीएस का, क्योंकि ये क्वेश्चन चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो है ये एक तरह से क्या है, एक योजना है, वात्सल्य योजना। तो याद रखना एनपीएस जो है वात्सल्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है आपका है यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिकों के लिए है, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपए का योगदान करना होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से याद रखना क्योंकि सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य कौन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला राज्य याद रखना उत्तराखंड है। याद रखना उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत किया है, सकल जो है पर्यावरण उत्पाद सूचकांक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना ये जो है 4 आधार पर इसको बनाया गया है। तो 4 आधार कौन कौन से हैं, वायु, जल, मृदा और वन। इन 4 आधार को मिला करके सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को पहली बार किसने शुरू किया है, उत्तराखंड ने शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा कथन सही है इसकी पहचान करनी है। एसडीजी का मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास जो लक्ष्य है इसमें पूछा गया है, तो पहला है आपका है इस रैंकिंग में राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, गलत हो जाएगा। तमिलनाडु को जो है 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान केरल और उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना, छोटे राज्यों की रैंकिंग अलग होती है, बड़े राज्यों की रैंकिंग अलग होती है और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग अलग होती है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर चंडीगढ़ है, राज्यों में नंबर 1 पर केरल उत्तराखंड एक साथ में है और तमिलनाडु का इसमें तीसरा स्थान है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, ये जो है एसडीजी जो इंडिया इंडेक्स है, ये 4था संस्करण है और इसको नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत, क्योंकि यह अधिनियम 2023 में बनाया गया लेकिन लागू 2024 में हुआ, के तहत भारत में प्रति व्यक्ति कितने सिम कार्ड रखने की सीमा निर्धारित की गई है। तो एक व्यक्ति 9 सिम कार्ड रख सकता है अपने आईडी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन राजगीर बिहार में किया गया, बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुलपति कौन है, जो है अरविंद पनगड़िया है, और कुलाधिपति कौन होता है, जिसे हम विजिटर कहते हैं, वो राष्ट्रपति होगा। लेकिन यहाँ इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो पहले कुलाधिपति किसे बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संग्रहालय नीदरलैंड में स्थापित है। अभी हाल में नीदरलैंड में एक संग्रहालय बनाया गया है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उसका नाम पूछा गया है। तो उसका नाम है पैलेट हेड लू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो सेला सुरंग बनाया जा रहा है कहां पर, तो देखना अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची सुरंग है। तो इस किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में ये रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भारत के बक्सा पुल को हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी जो है स्लेब पुल के रूप में मान्यता दी गई है। यह कौन सी नदी पर निर्मित है। तो ये स्योक नदी पर है। और स्योक नदी कहाँ पर है, तो याद रखना ये लद्दाख में बहती है। और स्योक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है, इसी पे बनाया गया है पुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरहाट असम में लॉचिंग बरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है। तो इस प्रतिमा का नाम रखा गया है सौर की प्रतिमूर्ति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस भारतीय शहर में स्थापित की गई है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित की गई है और इसका नाम रखा गया है जो है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसको लगाया गया है और ये अम्बेडकर की अभी तक जितनी भी मूर्तियां बनी हैं उनमें सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, PM सूर्य घर बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। इसके तहत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल सही है। 1 करोड़ याद रखिएगा आप लोग। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे, बिल्कुल सही है। इस योजना हेतु रुपया जो है 75,000 जो है 21 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए उनकी लागत का 80% केंद्र वित्तीय सहायता करेगा, नहीं 60% सरकार देगी केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देगी। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ये 60% होगा, 80 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अगस्त को मनाया जाता है, गलत हो जाएगा। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है, गलत हो जाएगा, बिहार में किया गया है। वर्तमान में विश्व में डॉल्फिन की 3 जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं, गलत हो जाएगा,
6 जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं। और बैजी नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बैजी नदी कहाँ पर है? ये चीन में बहती है और वहां पर डॉल्फिन विलुप्त हो चुकी है, अभी हाल में घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने यहाँ दे दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो याद रखना, वर्तमान में जो 6 जीवित प्रजातियों में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं वो अमेजन डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, क्या कहते हैं, तुजकी नदी डॉल्फिन और यांगसेन जो है नदी डॉल्फिन, ये पाई जाती हैं और बैजी में विलुप्त हो चुकी हैं। तो याद रखना, इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना को कितने वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित की जाएगी? ये 4 वर्षों के लिए, 2000 याद रखिएगा 2023 से 24 से लेकर के ये 2026-27 तक ये योजना चलेगी। तो इसके 4 वर्षों के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की हमें पहचान करनी है। कौन सा कथन इसमें सही है? यह अधिनियम उत्तराखंड के उन निवासियों पर लागू नहीं होता है जो उत्तराखंड के बाहर अधिवासित हैं। ठीक है, पहला ये आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति पर इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो जनजातियों पर इसका कानून लागू नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है और गोवा में पहले से ही वो लागू है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय छावनी को भारत के सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है? कैंटोनमेंट एरिया ऐसा कौन सा है जिसे सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो आपका महू यह कहाँ पर है? ये इंदौर के पास है जो, और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो महू छावनी जो है, याद रखिएगा, ये सबसे स्वच्छ छावनी है पूरे भारत की। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही है। इस योजना हेतु केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, चर्चा में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए जो है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान कौन सा मंत्रालय देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला मंत्रालय बन गया है? याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्रीय विदेश मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है सभी मंत्रालयों में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न राज्यों ने गंगा डॉल्फिन को अपना जो है जलीय जीव घोषित किया है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किए हैं? तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा है आपका आसाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो है उत्तर प्रदेश और आसाम जो है डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किए हैं अपने अपने राज्य का। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के तहत किन गांवों को स्वर्ण श्रेणी के तहत पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी गांवों को पुरस्कृत किया गया है। सभी गांव जो है क्या है? तो याद रखना, ये जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आजकल आने लगी है। तो एक याद रखना, जो आपका ये गाँव है डावर गांव है, जम्मू कश्मीर में है। जो आपका जो मंडला गांव है ये आपका मध्य प्रदेश के पन्ना में है। इसके अलावा जो है कत्थालूर गांव कहाँ है? ये याद रखना, केरल के इडुक्की जिले में है। और जो है रेई एक गांव जो है ये मिजोरम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। इन सभी गाँव को पर्यटक गाँव घोषित किया गया है यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन पहुंचाया जाएगा 2030 तक। ये लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम विश्वकर्मा योजना के टैगलाइन क्या है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो शुरू की गई थी, ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो है जहां पर जो हमारे जो कारीगर हैं
उनको जो है एक तरह से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए। तो पीएम विश्वकर्मा जो योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो इसकी टैगलाइन पूछा गया है, क्या है? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी, नई दिल्ली से प्रधानमंत्री ने किया था। और इसमें 18, याद रखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 18 व्यवसाय के पारंपरिक चीजों को उनको जो है अलग अलग औजार दिए जाएंगे, उनको जो है उपकरण दिए जाएंगे, ठीक है। और ये योजना जो है याद रखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना, ये 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है। 2000 याद रखिएगा 2023 से 24 से लेकर के ये 2000 याद रखिएगा 27 और 28 तक ये योजना चलेगी, 5 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें 18 व्यवसाय शामिल हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है आपका एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है। यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिकों के लिए दी गई है, बिल्कुल सही है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई है, बिल्कुल सही है। इस बार 24-25 के बजट में जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 25 जून को, क्योंकि इसी दिन इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, इसीलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा मैरिस्की प्लेस किस देश में है? तो ये यूक्रेन में है। यूक्रेन में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूक्रेन की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और प्रधानमंत्री मोदी इसी पैलेस में यूक्रेन में वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो याद रखना क्योंकि युद्ध चल रहा है वहां पे यूक्रेन में, इसके बावजूद भारत प्रधानमंत्री वहां गए, तो इसीलिए चर्चा में है कि किस पैलेस में उन्होंने मुलाकात की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना इसका नाम है मैरिस्की प्लेस, ये भी याद रखना ये यूक्रेन में है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किन 2 देशों के बीच रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन से यात्रा की थी? तो रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन से यात्रा भारत प्रधानमंत्री ने किया था। और वो कहाँ गए थे? तो याद रखना पोलैंड से यूक्रेन गए थे। उस दौरान रूस ने युद्ध बंद कर दिया था। और याद रखना पोलैंड से जब यूक्रेन गए थे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस ट्रेन से गए थे? तो फोर्स 1 नामक ट्रेन थी, उससे गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। तो पोलैंड और यूक्रेन के बीच चलाई गई थी और याद रखना इसी ट्रेन से प्रधानमंत्री उन क्षेत्रों का दौरा किया था जहां युद्ध चल रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जब तक प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी, 9 घंटे की यात्रा की थी, उस दौरान रूस ने युद्ध रोक दिया था और यूक्रेन ने भी युद्ध रोक दिया था। उसके बाद जाकर के प्रधानमंत्री ने जो है वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री ने पोलैंड और यूक्रेन दोनों की यात्रा की थी, याद रखिएगा। और यह भी आप पूछा जा सकता है कि ये ट्रेन किसके बीच चलाई गई थी? याद रखना पोलैंड और यूक्रेन के बीच में। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को रक्षा खरीद के लिए कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना $300 मिलियन जो है वियतनाम सरकार को भारत सरकार देगी, किसके लिए? रक्षा खरीद के लिए। और जैसे भारत सरकार ने 2047 जो याद रखिएगा 2047 को जो है विकसित होने का लक्ष्य रखा है, वैसे वियतनाम ने भारत की तर्ज पर 2045 में विकसित होने का लक्ष्य रखा है। ये भी याद रखना है, अभी वियतनाम के साथ समझौता हुआ है, ये उसी में ये बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें ढूंढना है। पहला है आपका, दोनों देशों के नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना भारत और रूस ने मिलकर 2030 तक ये निर्णय लिया है कि हम $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार आपस में करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस में 2 दूतावास आमूर और जो है समारा में स्थापित करने की घोषणा की है, ये गलत हो जाएगा। याद रखना भारत प्रधानमंत्री ने वहां गए तो थे, लेकिन वहां पे जो दूतावास स्थापित करेंगे वो 2 दूतावास स्थापित करेंगे, एक कजान में करेंगे और दूसरा आपका एक जो है वहाँ एक शहर है, उसका नाम है एकातेरिबर्ग नाम है, वहां पे करेंगे, ना कि जो है आमूर और समारा में करेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा? केवल 2 जो है गलत है, ये गलत है। तो ये असत्य पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, या कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। हमें इस पे हमेशा गौर करना है कि क्या सही है और क्या सही नहीं, ये क्या पूछा जा रहा है। रायसीना याद रखना एक पहाड़ी का नाम है जो दिल्ली में है और इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। उसी के नाम पर इसका जो डिस्कशन हमारे यहाँ होता है, वाक टाक होती है, उसका नाम रायसीना हिल रखा गया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री इस संवाद के मुख्य अतिथि थे, बिल्कुल सही है। इसका केंद्रीय विषय चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो है याद रखना ऑब्जर्वर जो है रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग करता है, गलत हो जाएगा। याद रखना ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से नीति आयोग नहीं करता है, विदेश मंत्रालय करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। और 2024 में रायसीमा का ये 9वां संस्करण था, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में दुबई में संपन्न वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का केंद्रीय विषय क्या था। तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दुबई में किया गया था। तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक आपका थीम पूछा जा सकता है, विषय, या फिर आपका कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है, कौन सा कथन सही है। पहला है आपका, वर्ष 2025 को भारत फ्रांस नव परिवर्तन वर्ष घोषित किया गया है, गलत हो जाएगा। 2025 को नहीं, 2026 को घोषित किया गया है भारत फ्रांस नव परिवर्तन वर्ष। तो पहला गलत हो जाएगा। हाल ही में भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश बन गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो यूपीआई जो पेमेंट होता है, ये फ्रांस अपनाने वाला यूरोपीय पहला देश हो गया, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दो सही है और पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें सारे क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण ही हैं, मैंने महत्वपूर्ण ही डाले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब कहाँ बनाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। टोक्यो और याकोहामा में बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2024 में जारी विश्व के 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं के घटते क्रम को हमें बताना है कि दुनिया की जो 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं को घटते क्रम बताना है कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो याद रखना इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, ठीक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद रखने की जरूरत है। अमेरिका के बाद आपका चीन, चीन के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद जापान और जापान के बाद भारत। तो भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखना, आप डाटा देख लीजिएगा कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो कितने कितने ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी किसकी है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में किस संस्था द्वारा वर्ल्ड जो है गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखा है, जुलाई 2024 में कौन सी कोयला खदान, मतलब कोयला की जो खदान है, worldatlas.com द्वारा उत्पादन की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान घोषित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो किस खदान को घोषित किया गया है, जो है ब्लैक थंडर माइन को घोषित किया गया है। और ये माइन कहाँ पर है, तो याद रखना ये अमेरिका में है, पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे गेरवा ओपन कास्ट खदान है, कोरबा छत्तीसगढ़ की है। इस लिस्ट को देख लीजिएगा, पहला दूसरा जरूर याद रखिएगा। दूसरे पे भारत की है और पहले पर कौन है, याद रखना पहले पर ब्लैक थंडर माइन है, यह अमेरिका की है, याद रखिएगा। और गेरवा जो है माइन, ये छत्तीसगढ़ में है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना, कोरबा जिले में है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इस वर्ष विश्व धरोहर समिति का आयोजन भारत में प्रथम बार किया गया, बिल्कुल सही है। इसकी थीम थी विकास भी और विरासत भी। तो इसकी थीम का नाम है, याद रखिएगा, विकास भी और
विरासत भी बिल्कुल सही है। असम के याद रखना मोइदम्स को जो है भारत के 43वें विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला याद रखना मोइदम्स जो है असम का पहला स्थल है, गलत हो जाएगा, ये तीसरा स्थल है। पहला कौन है? काजीरंगा, दूसरा कौन है? मानस वन्यजीव है, और तीसरा आपका ये हो गया है जो याद रखना यूनेस्को के उसमें शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। और ये भी याद रखना जो असम का मोइदम्स है, याद रखना एक कब्रिस्तान है आहोम राजाओं के, यहाँ पे राजाओं के दफन किए गए हैं, उनकी कब्र है, तो उसी को जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और भारत में वर्तमान में 43 हो चुके हैं जो है विश्व धरोहर स्थल, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को ग्रे सूची में शामिल किया है? तो ग्रे सूची में शामिल करने के लिए याद रखना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ही जिम्मेदार होता है। और इसमें किसको शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है मोनाको और वेनेजुएला को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देशों के यूनेस्को, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इस जो है ऐसा हुआ है कि भारत भी जो है अलग अलग देशों के अगर देखा जाए प्रदर्शन के मामले में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो भारत के जो है यूनेस्को के उसमें शामिल किए गए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा निम्न में से कौन सा युग्म देशों के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में है? तो इसका मतलब यह हुआ कि विश्व धरोहर जो स्थल होते हैं यूनेस्को के, सबसे अधिक किस देश के इसमें स्थल शामिल हैं? तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इटली के सबसे ज्यादा है, तो इटली के 60 स्थल शामिल हैं। दूसरा स्थान है चीन का 59 है। तीसरा है जर्मनी का, जर्मनी के 54 हैं। और आपका जो है फ्रांस के 53 जो है विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और भारत के कितने हैं? तो भारत के 43 हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जून 2024 में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 के अनुसार रहने के लिए विश्व का सबसे आरामदायक शहर कौन सा है? तो वियना है, सबसे आरामदायक शहर है। और सबसे कम आरामदायक शहर कौन है? सीरिया की राजधानी दमिश्क। याद रखना वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के संबंध में भी कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की हमें इसमें पहचान करनी है। पहला है आपका, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन 2024 के इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है 129वां स्थान भारत का है। पहला है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, भारत की 2024 रैंक में 2023 के मुकाबले 2 स्थानों की गिरावट आई है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी कंपनी मार्शल द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन सा शहर विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है? तो दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे अगर सस्ता शहर अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तो याद रखना ये अंबुजा शहर है। अंबुजा किसकी राजधानी है? तो याद रखना ये नाइजीरिया की राजधानी है। अंबुजा ये दुनिया का सबसे सस्ता शहर है रहने के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है, याद रखिएगा। और मुंबई का स्थान क्या है? तो मुंबई का स्थान है 136 स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। मुंबई का स्थान 136 है महंगाई में। ठीक है, और सबसे सस्ता शहर कौन है? अंबुजा नाइजीरिया का है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन है जो सही है? पहला है आपका 2024 में इस सूचकांक का यह 8वां संस्करण था, गलत हो जाएगा। सूचकांक में विश्व के 93 सदस्य देशों ने शामिल हुए थे, गलत हो जाएगा। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे शांतिपूर्ण अगर कोई शहर है कौन सा है? तो याद रखना वो यूरोप का क्षेत्र है जो दुनिया का सबसे शांत शहर है। तो इसका शांत क्षेत्र है, महाद्वीप है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 देश कौन हैं जो सबसे ज्यादा रैंक में सबसे ऊपर हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एस्टोनिया सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर है। लग्जमबर्ग नंबर 2 पर है और जर्मनी नंबर 3 पर है। और भारत की रैंक कितनी है? 176 है। 180 देशों में भारत 176 नंबर पर है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। और भारत की रैंक भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला है आपका याद रखना, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। याद रखना, ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये बात याद रखना, ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। लेकिन याद रखना, ये प्रत्येक वर्ष जारी नहीं होता है, ये 2 वर्ष पे जारी होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर है। सही हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। दूसरा है आपका 2024 के सूचकांक में कुल 119 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत की रैंक 39 है, ये भी याद रखना। तो यात्रा और पर्यटन के मामले में भारत 39 पर है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है, 1 वर्ष पर नहीं जारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2024 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में निम्न भारतीय साहित्य को जो कृतियों को शामिल किया गया है, इनमें कौन कौन साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जो ये लिस्ट होती है, उस लिस्ट का नाम क्या रखा गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किन किन साहित्य को शामिल किया गया है? तो पहला है आपका रामचरितमानस को शामिल किया गया है, दूसरा पंचतंत्र को शामिल किया गया है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, और तीसरा जो है सुहृदय लोचन जो है ये शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। 1, 3 और 4 शामिल किया गया है। याद रखिएगा, जो सहृदय लोचन है ये एक साहित्य है, ये साहित्य है, काव्य साहित्य है, और ये जो है जम्मू कश्मीर में लिखा गया था, आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इन्हीं तीनों को किसमें शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और ये लिस्ट किसकी है? यूनेस्को की लिस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 साहित्य को इसमें शामिल किया गया है, इसको रट लीजिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इसी तरह के क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे जो है हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।